सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ओके, आवर टुडेज टॉपिक इज सिक्स्थ शेड्यूल। सो फिफ्थ शेड्यूल हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका है ना। फिफ्थ शेड्यूल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए एंड वी स्टडीड द फिफ्थ शेड्यूल इन वेरी मच डिटेल। सो उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी किए थे हम लोगों ने कि किस एरिया में फिफ्थ शेड्यूल में इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना। सो जिन लोगों ने फिफ्थ शेड्यूल पे लेक्चर अटेंड नहीं किया है, सो आई हैव अपलोडेड द वीडियो, सो वो लोग फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर लेक्चर देख सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली दी सेकेंड पार्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल। सो ये थोड़ा छोटा टॉपिक है फिफ्थ शेड्यूल के कंपेयर में, है ना। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज टॉपिक। सी 2015 में फर्स्ट आई विल शो यू वन प्रीलिम्स क्वेश्चन। See the question here, 2015 में the provision in 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2015 का। सो चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, सेकेंड इज टू डिटरमाइन बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, थर्ड इज टू डिटरमाइन पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी बॉर्डर स्टेट्स। सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ए है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। अगर सबसे बेसिक अगर कंसेप्ट में जाके हम समझे कि फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल क्यों बनाए गए हैं, क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में, इसका सिंपल आंसर यही है कि ट्राइबल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, देन लेट्स सी सम ऑफ द मेंस क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में। Some of the mains question based on this topic. See 2020 में क्वेश्चन नंबर 4C. Okay, 2020 क्वेश्चन नंबर 4C. Describe the provision under 6th schedule of Indian Constitution. Describe the provision under the 6th schedule of Indian Constitution. Okay. सो ये 2020 में पूछा था। देन 2018 का एक क्वेश्चन है, यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 7C। 2018 में क्वेश्चन नंबर 7C, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पेसा एक्ट 1996 एंड अटेम्प्ट अ कंपैरिजन विद द फीचर ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल। ओके, इसको ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को। डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ पेसा एक्ट 1996 एंड अटेम्प्ट अ कंपैरिजन विद द फीचर ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल। सी यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दो टॉपिक पूछे, एक पेसा एक्ट है 1996 और दूसरा सिक्स्थ शेड्यूल। पेसा एक्ट 1996 पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। पेसा एक्ट इज अ सेपरेट टॉपिक है ये पेसा एक्ट, और ये भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, है ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको शेड्यूल्ड एरिया के बारे में पता रहना चाहिए। दैट्स वाई वी टुक फिफ्थ शेड्यूल क्लास, है ना। उसके बाद में फिर पंचायत के प्रोविजन शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड किए गए। दैट इज वाई दिस एक्ट इज कॉल्ड एज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। सो पहले शेड्यूल्ड एरिया को इट्स लाइक एक्सक्लूड किया गया था पंचायत के प्रोविजन से। उसके बाद में पेसा एक्ट के अंदर में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, सो शेड्यूल्ड एरिया को भी इंक्लूड किया गया कि अब वहाँ पर भी शेड्यूल्ड एरियाज में भी पंचायत बनेंगी। ओके, That's why the act itself suggests पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, राइट। सो पेसा एक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। सो ये दो क्वेश्चन हो गए मेंस में। ये तो बस एग्जांपल है, और भी देर आर सेवरल टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। ओके, सो बिफोर वी बिगिन विथ आवर टुडेज टॉपिक सिक्स्थ शेड्यूल, लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, है ना। सो फिर आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएंगी, है ना। लेट्स क्विकली रिवाइज, दैट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। फिफ्थ शेड्यूल में व्हाट वी हैव सेड, हु इज गोइंग टू डिक्लेयर द पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, इट इज द प्रेसिडेंट। ओके, सो प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, राइट। सो प्रेसिडेंट किस क्राइटेरिया पे डिक्लेयर करेंगे, देर आर 4 क्राइटेरिया। ओके, फर्स्ट इज ट्राइबल पॉपुलेशन। सो जिस एरिया को हम लोग शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहनी चाहिए, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे न्यूमेरिकल प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइब्स, न्यूमेरिकली ट्राइब्स वहाँ पर ज़्यादा रहने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इट सेज कि एरिया, सो एरिया शुड बी कॉम्पैक्ट और सफिशिएंटली लार्ज रहना चाहिए ताकि हम लोग उसको
एडमिनिस्ट्रेटिवली इजीली गवर्न कर सके, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेस कि जिस एरिया को हम लोग शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड रहना चाहिए, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्पैरिटी इन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कंपेयर टू द सराउंडिंग एरिया, डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कंपेयर टू द सराउंडिंग एरिया। तो ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किए जाएंगे, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, दैट इज थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विच बॉडी इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस ऑन शेड्यूल्ड एरिया। पढ़े थे हम लोगों ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, है ना, TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स रहेंगे और आउट ऑफ दिस 20 मेंबर्स 15 मेंबर्स कौन रहेंगे, MLAs रहेंगे। सो 15 MLAs रहेंगे जो शेड्यूल ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रहे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ओके। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, ये बॉडी शेड्यूल्ड एरिया के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 20 मेंबर्स रहेंगे इसमें और आउट ऑफ दिस 20 मेंबर्स 15 मेंबर्स कौन रहेंगे, MLAs रहेंगे, है ना। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नर का, व्हाट्स द रोल ऑफ गवर्नर इन 5th शेड्यूल। इसको भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े थे। नाउ लेट मी जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स। रोल ऑफ गवर्नर फर्स्ट इज रिलेटेड टू एक्ट, है ना, कि वेदर द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सो वो शेड्यूल्ड एरिया में वो एक्ट अप्लीकेबल है या नहीं, या फिर उसको मॉडिफाई करके अप्लाई किया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, इट इज द गवर्नर हु इज गोइंग टू डिसाइड, ओके। सो गवर्नर विल डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज अप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरिया और नॉट, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इट सेज कि दैट इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। सो अगर गवर्नर चाहे, सो गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है मनी लेंडिंग बिजनेस, है ना। सो इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे कि लैंड और मनी लेंडिंग, सो ये 2 सब्जेक्ट्स गवर्नर के हाथ में रखे गए कि अगर गवर्नर वांट्स टू मेक सर्टन रेगुलेशंस तो गवर्नर कर सकते हैं। क्यों लैंड और मनी लेंडिंग बिजनेस को रखा गया, क्योंकि हिस्टोरिकली मनी लेंडिंग ट्राइबल्स लोग पैसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते थे एंड व्हेन दे फेल टू रीपे द मनी बैक, सो उन लोगों की ज़मीन को छीन लिया जाता था, है ना। सो इट्स लाइक लिटरली दोज बिग लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स यूज्ड टू स्नैच अवे देयर लैंड। सो ये जो 2 बिजनेस है ना, लैंड और मनी लेंडिंग, ये दोनों सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए गवर्नर के हाथ में इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 2 सब्जेक्ट रखे गए कि ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दैट इज रिपोर्ट, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इट टॉक्स अबाउट रिपोर्ट। सो गवर्नर हैज टू सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एनुअली। सो गवर्नर को एनुअली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजना है, और एक तो एनुअली है एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट। और ये रिपोर्ट में ट्राइबल्स के ऊपर जो भी डिसीजंस लिए गवर्नमेंट ने वो सब मेंशन रहेगा, राइट। सो और इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही फ्यूचर में डिसीजन लिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है और यही डिटेल है, राइट। सो ये तो हो गया 5th शेड्यूल के बारे में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल, ओके। फर्स्ट आई विल आस्क यू वन बेसिक क्वेश्चन कि नाउ यू टेल मी वन थिंग कि 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंसेस क्यों रखे गए। हम लोग एक ही शेड्यूल या फिर एक ही रेगुलेशंस, एक ही अरेंजमेंट सारे इंडिया के ट्राइबल्स के ऊपर अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, है ना। वाई हैव वी क्रिएटेड 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल डिफरेंट, कि 5th शेड्यूल के ट्राइबल्स को हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 6th शेड्यूल के ट्राइबल्स को हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। द क्वेश्चन इज वाई सो, ऐसा क्यों, वाई आर वी नॉट गिविंग वन सेम अरेंजमेंट फॉर ऑल द ट्राइबल्स। इसका डिफरेंस है एक, एनी गेस। सी 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल्स है, वो 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल्स है, दे आर नॉट कम्प्लीटली एसिमिलेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी, है ना। सो वो ट्राइबल्स अभी भी अपने सोशल कस्टम्स है, उनके जो नॉर्म्स है, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है, अभी भी वो सब बहुत डीपली उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना। सो दे आर डीपली रूटेड इन देयर
सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, और अभी वो कम्प्लीटली इंडिया के मेन स्ट्रीम जो कल्चर है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसमें वो कम्प्लीटली एसिमुलेट नहीं हुए। इसीलिए 6th शेड्यूल के अंदर में ये जो ट्राइबल्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स के जो ट्राइबल है इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है कंपेयर टू द ट्राइबल्स ऑफ 5th शेड्यूल्ड एरिया। ओके, सो एक बेसिक डिफरेंस सबसे पहले समझ लो आप, एक 5th शेड्यूल और एक 6th शेड्यूल। ओके, सो 5th शेड्यूल के कंपेयर में 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल्स है उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। मोर ऑटोनॉमी इन व्हाट सेंस कि दे कैन मेक देयर ओन लॉज। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है और वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी कि ट्राइबल्स के लिए कौन से डिसीजंस लेने हैं, है ना। और गवर्नर के हाथ में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए, बट वहाँ पर 6th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं बनेगी, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगी और वो लोग अपने लिए सेम अपने कल्चर और कस्टम्स के बेसिस को ध्यान में रखते हुए दे कैन मेक देयर ओन लॉज, है ना। तो इतना ऑटोनॉमी उन लोगों को दी गई है। सो 6th शेड्यूल के ट्राइबल्स दे आर नॉट कंप्लीटली एसिमुलेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम कल्चर, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है एंड वी आर ट्रीटिंग देम डिफरेंटली, इसीलिए हम दोनों ट्राइबल्स को डिफरेंट अरेंजमेंट दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ 6th शेड्यूल एरिया। ओके, सो अभी इसको मिटा देते हैं हम लोग। So now let's move towards the details of 6th schedule. Okay, so 6th schedule को अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग और 5th शेड्यूल के साथ भी उसका कंपैरिजन करेंगे so that हम लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। Okay, so what does this 6th schedule says? The 6th schedule says कि it contains provisions for the administration of tribal areas. It contains provision for the administration of tribal areas in the 4 states of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सो ये 4 स्टेट्स इंक्लूड किए गए 6th शेड्यूल में। ध्यान रखना, कभी कभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं, है ना। सो कभी कभी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट्स 6th शेड्यूल एरिया में इंक्लूड किए गए और कौन से स्टेट को एक्सक्लूड किया गया है। ओके, सो दिस 4 स्टेट्स आर इंक्लूडेड अंडर दी 6th शेड्यूल। ओके, सो क्यों ये 4 स्टेट्स इंक्लूड किए, अभी हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं वो लोग अभी भी अपने दे आर डीपली रूटेड टू देयर सोशल कस्टम्स, है ना, रिचुअल्स है, उनके पुराने जो भी रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, और वो अभी भी हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कम्प्लीटली एसिमुलेट नहीं हुए, इसलिए हमने उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी है। ओके, नाउ व्हाट, सो the tribal areas in these 4 states they will be constituted as autonomous districts. Okay, अब यहाँ से सारे words important है, हर एक लाइन important है, हर एक word important है। ओके, प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं और मेंस में अगर डिस्क्राइब द प्रोविजन अंडर 6th शेड्यूल पूछा, अगर 6th शेड्यूल के प्रोविजन को डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है तो ये सारे प्रोविजंस आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस ट्राइबल एरियाज विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसके पास पावर है, who has the power to organize or reorganize this tribal autonomous district? It is the governor. Okay, so the governor has the power. Okay, so governor has the power to organize, okay, reorganize, increase the area, decrease the area or change the boundary lines of any autonomous districts. So ये सब पावर किसके हाथ में दिए गए, गवर्नर के हाथ में दिए गए। ओके, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए। ओके, गवर्नर के हाथ में पावर दिए गए। नाउ व्हाट, सो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज हु इज गोइंग टू एडमिनिस्टर देम। अब ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बॉडी बनेगी और उस बॉडी का नाम रहेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, ध्यान में रखना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये बॉडी का क्या नाम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए
हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी। फिफ्थ शेड्यूल में हम लोगों ने क्या देखे थे कि शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर हो रहा है स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर महाराष्ट्र स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल्ड एरिया हम लोगों ने डिक्लेयर किए। उन सारे शेड्यूल्ड एरिया के लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बन रही है और यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन रही है। ओके, सो यू रिमेंबर दिस डिफरेंस, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, राइट। सो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल्ड एरिया है, राइट। यहां पर क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यहां पर क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, यहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है और यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ओके, यहां पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज मेंबरशिप। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंबरशिप, राइट। सो यहां पर मेंबर्स कितने, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में वी हैव 20 मेंबर्स और इन 20 मेंबर्स में से 15 कौन है, एमएलएज है, ये हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट क्लास में, राइट। 20 मेंबर्स की बॉडी रहेंगी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और उसमें से 15 कौन रहेंगे, एमएलएज रहेंगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहां पर कितने मेंबर्स है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वी हैव 30 मेंबर्स एंड आउट ऑफ दिस 30 मेंबर्स 26 आर इलेक्टेड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, स्पेसिफिकेशन में भी पूछ सकता है। 30 मेंबर्स है यहाँ पर, 26 इलेक्टेड है। सी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये जो बॉडी है इट इज अपॉइंटेड बॉडी है ना, एमएलएस ऑलरेडी इलेक्टेड रहते हैं, उन एमएलएस को उठाकर हम लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में डाल रहे हैं। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या हो रहा है, इलेक्शन होगा, वहां पर इलेक्शन होगा 26 मेंबर्स के लिए और वो 5 साल उसका लाइफ स्पैन रहेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इट इज मेनली एन इलेक्टेड बॉडी and tribal advisory council it is mainly an appointed body, right? So as we have said कि हम लोगों ने district council को ज्यादा पावर दिया है, ऑटोनॉमी दिया है। so district council क्या कर सकती है, district council can make certain laws। okay, now let's see कि district council कौन से laws बना सकती है। okay, see district council can make certain laws on the specified subjects। for example जैसे कि land के ऊपर district council law बना सकती है। it can make लॉ ऑन द लैंड, लाइक फॉरेस्ट है, राइट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलर रहता है, सो इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट कैन मेक लॉज ऑन द कैनल वाटर, राइट। सो इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ बना सकती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि सोशल एरियाज में इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी वो लोग लॉ बना सकते हैं, मैरिज के ऊपर लॉ बना सकते हैं, डिवोर्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं। सो इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ बना सकती है। ओके, समझ में आ रहा है? कैन यू सी द ऑटोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ऐसा नहीं था, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में दे कैन मेक सर्टन स्पेसिफाइड लॉस। ओके, सो ये तो हो गया लॉ मेकिंग पावर। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकती है जो सब्जेक्ट्स उनको दिए गए हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो वो एक छोटे मोटे टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकती है। ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इट सेज कि इट कैन मार्केट को एडमिनिस्टर करना है, राइट, स्कूल्स को एडमिनिस्टर करना है, डिस्पेंसरीज को एडमिनिस्टर करना है। सो इन सब का भी पावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हाथ में दिया गया है। ओके, सो ये डिफरेंस है फिफ्थ शेड्यूल में और सिक्स शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल थोड़ा ज्यादा ऑटोनॉमस है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर है। ओके, नाउ यू टेल मी वन थिंग कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर एग्जांपल सिक्स्थ पॉइंट कि सेंट्रल अप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना रही है, सो वेदर दैट पर्टिकुलर लॉ इज अप्लीकेबल टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और नॉट, हु इज गोइंग टू डिसाइड? यहां पर डिफरेंस है। ओके, नाउ यू सी हियर इन केस ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट इज द प्रेसिडेंट, सो it is the president who is going to decide. In case of act of legislature, so it is the governor who is going to decide. आसाम के लिए यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन दिया है,
है ना, चाहे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो। अगर असम है सो असम में गवर्नर ही डिसाइड करेगा whether it is an act of parliament or an act of state legislature. Okay, whether it is an act of parliament or act of state legislature. So who is going to decide? It is the governor who is going to decide. Okay, so ये चीजें ध्यान में रखो. What we have said, सबसे पहले ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होंगे, गवर्नर डिक्लेयर करेगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने देखे 30 मेंबर्स की बॉडी है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर है, और whether the act of parliament or state legislature is applicable to the council or not, who is going to decide? पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट इज गोइंग टू डिसाइड, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में गवर्नर इज गोइंग टू डिसाइड. आसाम को स्पेशल एक्सेप्शन दिया गया. इन केस ऑफ आसाम, वेदर इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इट इज द गवर्नर हु इज गोइंग टू डिसाइड. ओके, नाउ यू टेल मी वन क्वेश्चन कि इंडिया में कितने ट्राइबल एरिया है इंडिया में? सो कितने ट्राइबल एरियाज हैं इंडिया में? अभी फिलहाल में 6 शेड्यूल के अंदर कितने ट्राइबल एरियाज हैं इंडिया में? ओके, सबसे पहले असम. सी, असम में 3 ट्राइबल एरियाज है. फर्स्ट वन इज नॉर्थ कचर, याद रखो इसको भी, नॉर्थ कचर. ओके, देन वी हैव बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, देन वी हैव कर्बी एंगलोंग. ओके, सो ये असम में है ट्राइबल एरियाज. ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेट इज मेघालय. ओके, सी, मेघालय के ट्राइबल एरियाज को याद रखना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है. मेघालय में आप लोगों ने 3 हिल्स के नाम पढ़े होंगे जो ज्योग्राफी में भी दिए हुए, गारो, खासी और जयंतिया. सो इन तीनों हिल्स के ऊपर ही ट्राइबल एरियाज के नाम है, गारो, खासी एंड जयंतिया. ओके, गारो, खासी और जयंतिया, ये भी हो गया. त्रिपुरा का भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो स्टेट का नाम है वही ट्राइबल एरियाज का नाम है. त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो आप लोग यहां पर. ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सा है? मिजोरम. सो मिजोरम में अगेन 3 ट्राइबल एरियाज आर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज वी हैव चकमा, देन वी हैव लाई, और थर्ड इंपॉर्टेंट ठीक है मारा. ओके, सो ये 10 नाम आपको याद रखने हैं. असम में 3 है, नॉर्थ काशर, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया एंड कर्बी एंगलोंग. मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया. त्रिपुरा में त्रिपुरा, मिजोरम में चकमा, लाई और मरा. ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कुछ दिनों पहले कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी. ओके, सो दिस लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इट इज ऑल्सो डिमांडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इट शुड बी इंक्लूडेड अंडर 6th शेड्यूल. सो वो लोग भी चाहते हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी 6th शेड्यूल में भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड. तो ऐसे उन्होंने रीजन दिए, बट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है. वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेड कि वी आर प्रोवाइडिंग इनफ मनी टू दी दिस लद्दाख union territory, so right now we are not going to include the Ladakh under 6th schedule. Okay, so उन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्स भी दिया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी को. यू सी, रीड द लाइन हियर, sufficient funds are being provided to Ladakh to meet its overall developmental requirement. So ये रीज़न देकर अभी होम मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है लद्दाख में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी यूनियन टेरिटरी को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए. ओके, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड नो. ओके, सो दिस इज अबाउट 6th शेड्यूल. अभी हम लोग क्रिटिकल एरिया की तरफ मूव करेंगे. ओके, सो नाउ विल सी कि 6th शेड्यूल में कौन से प्रॉब्लम्स है और कौन से चैलेंजेस है जिससे हम लोग को डील करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द मेंस पोर्शन नाउ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रिटिकल एरिया ऑफ 6th शेड्यूल. ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि 6th शेड्यूल एरिया में कौन से चैलेंजेस है और कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए. ओके, सो एक्चुअली ये जो क्रिटिकल एरियाज का डिस्कशन है ये हम लोग काका कमेटी रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं.
वहाँ पर बहुत अच्छे से और डिटेल में कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए हुए और सॉल्यूशंस भी दिए हुए। ओके, दिस थिंग्स यू विल नॉट फाइंड इन लक्ष्मीकांत और समथिंग, क्योंकि वो मोस्टली प्रीलिम से ओरिएंटेड किताब है ना। अगर आपको मेंस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव पढ़ना है सो रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, रिपोर्ट्स और कमेटी की सजेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड समटाइम्स यू ऑल्सो नीड टू रीड न्यूज़पेपर है, करंट आर्टिकल्स है, सो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग अभी काका कमेटी रिपोर्ट से इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करने वाले। ओके, सी फर्स्ट पॉइंट इट सेज कि जो प्रॉब्लम्स 6th शेड्यूल या फिर जो शेड्यूल्ड एरियाज फेस कर रहे हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम्स है उन लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, सी अभी भी जो ट्राइबल एरियाज है दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। एक्चुअली नाउ यू विल से कि सर हम लोगों ने तो उन लोगों को ट्राइबल एरियाज को कुछ सब्जेक्ट्स अलॉट किए कि जिसके ऊपर वो लोग टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हम लोगों ने कुछ टैक्स कलेक्ट करने का पावर ट्राइबल एरियाज को दिया है, बट उनसे जो टैक्सेस आ रहे हैं द वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ दोज टैक्सेस आर वेरी लेस, है ना। ऐसा नहीं है कि वो इनकम टैक्स है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है जिसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। दे आर वेरी इन कंपैरिजन टू दी मनी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, सो इसका वॉल्यूम और क्वांटिटी बहुत कम रहता है। सो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ट्राइबल एरियाज, सो वो फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट ने उनको और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, उनके लिए जो बजट अप्रूव होता है और एक्चुअली जो पैसे उनको मिलते हैं है ना, एक्चुअल फ्लो ऑफ फंड्स, तो इसमें गैप बहुत है। सो ये गैप रिड्यूस करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हम लोग स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगी ट्राइबल एरियाज़ को, सो उतने ही अच्छे से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नए स्कीम्स लॉन्च कर पाएंगे ट्राइबल एरियाज़ के लिए। बेटर हेल्थ है, एजुकेशन फैसिलिटी है, सो ये सब वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फाइनेंस में उन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने काउंसिल्स की हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो एक तो वो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी, सी देर आर सम प्रोविजंस कि जिसके वजह से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की जो ऑटोनॉमी है, दैट ऑटोनॉमी इट इज सीरियसली अफेक्टेड। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेघालय में एक क्लॉज 12A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसर्ट किया गया है। ओके, सो व्हाट दिस क्लॉज सेज, इट सेज कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी लेजिस्लेशन पास करेंगी, दिस लेजिस्लेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द काउंसिल, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर काउंसिल ने भी एक्ट बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्ट बनाया है, सो किसका एक्ट ऊपर रहेगा, इट इज़ द एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। सो यहाँ पर काउंसिल ने जो एक्ट बनाया है उसकी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं है। सो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ विल प्रिवेल ओवर द लॉ ऑफ काउंसिल। ओके, सो ये एक क्रिटिकल एरिया है जिसके वजह से ऑटोनॉमी ऑफ द काउंसिल इट इज सीरियसली अफेक्टेड। ओके, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे केसेस में काउंसिल को जो पावर दिए गए हैं, दिस पावर ऑफ द काउंसिल दे आर कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर कंप्लीटली टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो मिजोरम में ऐसा हुआ है। मिजोरम में क्या हुआ है कि काउंसिल के जो पावर है, सो दिस पावर दे आर एक्चुअली टेकन ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट्स, मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दिए गए, सो जिसके वजह से दिस काउंसिल्स आर बिकमिंग पावरलेस। सो यहाँ पर हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग काउंसिल के हाथ में से इंपॉर्टेंट पावर्स ले लेंगे, सो दिस काउंसिल्स विल बिकम पावरलेस, है ना। सो ये चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज कि थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज द रोल ऑफ गवर्नर। ओके, रोल ऑफ गवर्नर। सो रोल ऑफ गवर्नर इन व्हाट सेंस कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोगों ने काउंसिल को पावर दिए हैं लॉज बनाने के, बट अल्टीमेटली वो लॉज एक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे जब उनको एसेंट ऑफ गवर्नर मिलेगा। एसेंट इट मीन्स व्हाट, अप्रूवल। जब तक गवर्नर उस लॉ पे अप्रूव ना कर दे, जब तक गवर्नमेंट उस लॉ को अप्रूव ना कर दे, दैट लॉ कैन नॉट बी टर्न इनटू एन एक्ट। सो अल्टीमेटली यहाँ पर रोल किसका आ रहा है, अल्टीमेटली इट इज द रोल ऑफ गवर्नर। और गवर्नर इट मीन्स व्हाट, गवर्नर इट मीन्स रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, है ना,
सो प्रेसिडेंट और गवर्नर ये नॉमिनल हेड है। जहाँ पर भी आप किताब में प्रेसिडेंट या गवर्नर पढ़ रहे हो, सो इट्स लाइक इफ यू आर रीडिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सो एक्चुअली यू आर रीडिंग द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं है ना। दे गवर्नर इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर को तो छोड़िए, इवन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इंडिया में कुछ खास करता नहीं है। उन प्रेसिडेंट के हाथ में इंडिया में इतने पावर दिए गए, बट दैट पावर दोज प्रेसिडेंट दे वांट नॉट यूज दिस पावर, क्योंकि उन लोगों को डर है अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गए सो उन लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। सो थियोरेटिकली तो ठीक है, जब आप किताब में पढ़ रहे हो प्रेसिडेंट या गवर्नर के बारे में और आपको क्वेश्चन आ रहा है, सो एक्चुअली जो आप लोगों ने किताब में पढ़े हो वही आपको मार्क करना पड़ेगा या फिर वही लिखना पड़ेगा। बट अगर प्रैक्टिकली अगर आप देखो, सो गवर्नर और प्रेसिडेंट दे आर नॉमिनल हेड। सो अगर गवर्नर का जहाँ पर रोल आता है, इट मीन्स वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का। व्हाट आर वी सेइंग कि फाइनली दिस लॉस कैन नॉट टर्न इनटू एन एक्ट अनलेस द असेंट ऑफ गवर्नर। सो क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई लॉ बना रही है, वो लॉ गवर्नर की तरफ जा रहा है चेक करने के लिए। ओके, सो गवर्नर की तरफ जा रहा है, गवर्नर अल्टीमेटली कैबिनेट में भेजेंगे, वो कैबिनेट फिर उस लॉ को चेक करेंगी और कैबिनेट गवर्नर को बोल देंगी कि वेदर वी शुड गिव असेंट टू दिस लॉ और नॉट। ओके, सो ऐसा ही है रोल ऑफ, एक्चुअली तो यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नर है, बट इट इज द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज प्रिवेलिंग ओवर द लॉ ऑफ काउंसिल। ओके, सो यहाँ पर गवर्नर का रोल सुप्रीम है ना। हम लॉ मेकिंग पावर तो काउंसिल को दे दिए, बट फाइनल अप्रूवल किसका लग रहा है, गवर्नर का ही लग रहा है। ओके, सो फोर्थ क्रिटिकल एरिया इट टॉक्स अबाउट वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम तो दोनों भी शेड्यूल में है, 5th शेड्यूल में भी और 6th शेड्यूल में भी। ओके, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में भी वुमेन के रिप्रेजेंटेशन का कोई बात नहीं हुई है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन कि इतनी परसेंटेज ऑफ सीट्स हम लोगों को वुमेन के लिए फिक्स करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि पंचायत में there are some provisions कि you have to keep some seats reserved for the women. So at least पंचायत में तो भी दिया हुआ है, but in 5th schedule और 6th schedule दोनों भी शेड्यूल दे डू नॉट टॉक अबाउट वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो ये हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज कि इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट टॉक्स अबाउट इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे, व्हाट वी सेड कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो इलेक्टेड बॉडी है, राइट। 30 मेंबर्स है हम लोगों ने बोले थे, वी हैड डिस्कस कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज 30 मेंबर्स एंड आउट ऑफ दिस 30 मेंबर्स 26 मेंबर्स आर इलेक्टेड। ठीक है, 26 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, इलेक्शन होंगे इसके लिए। बट व्हाट इफ द काउंसिल डिसॉल्व्स, व्हाट वी हैड डिस्कस, वी सेड कि दिस लाइफ ऑफ द काउंसिल इट इज 5 years, बट व्हाट इफ इट डिसॉल्व आफ्टर 1 year itself, 1 साल के बाद ये काउंसिल डिसॉल्व हो गई। सो व्हाट अबाउट री इलेक्शन, री इलेक्शन के बारे में तो कोई मैंडेटरी टाइम लिमिट दिया ही नहीं है। अगर मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं दिया है सो काउंसिल का टाइम वेस्ट होगा, काउंसिल का टाइम वेस्ट होगा सो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, ट्राइबल लाइफ के ऊपर होगा। सो देयर मस्ट बी अ मैंडेटरी टाइम लिमिट फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ councils. Okay, 6th important point it says, it talks about representation of whom, representation of minority tribes। जैसे इमेजिन करो कि वहाँ पर दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं जिनकी पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है कंपेयर टू दी मेजॉरिटी ट्राइब्स, है ना। सो ये जो ट्राइब्स है जिनकी पॉपुलेशन अभी कम है, सो इन छोटे पॉपुलेशंस वाले ट्राइबल्स को भी काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्राइबल्स क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है सो उनके लिए कोई प्रोग्राम्स या स्कीम्स या उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन दो अगर किसी ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कम है और अगर वो ग्रोथ उनकी होते जा रही है और उनकी ट्राइबल्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वी मस्ट डू समथिंग फॉर देम, सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, सो दिस आर 6 क्रिटिकल एरियाज जहां पर अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हम लोगों ने सबसे पहले 6th शेड्यूल
पहले हम लोगों ने तो थोड़ी देर के लिए 5th शेड्यूल रिवाइज किए थे. Then we discussed the provision of 6th schedule, and finally we have discussed about the critical issues in the 6th schedule. In case अगर आपको critically analysis करने के लिए बोलता है कि कहाँ पर improvement की ज़रूरत है, so these points you have to add. Okay, so with this our lecture on 6th schedule is over. So पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.